नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द क्लासमेट गुरु चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग यूपी पुलिस एडवर्टाइजमेंट जो विज्ञप्ति आई है 2023 का, इसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। इसके महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, भरते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और योग्यता क्या चाहिए, आरक्षण क्या है, क्षैतिज आरक्षण क्या है, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन क्या है, इसी संदर्भ में हम लोग पूरी चीज़ें एक संक्षिप्त वीडियो में हम लोग पूरा देखेंगे। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आवेदन की समय सीमा क्या है। समय सीमा का यहाँ पर तात्पर्य है कि इसकी कब से प्रक्रिया या ऑनलाइन फॉर्म कब से भरा जाएगा। यह जो इसका डेट है यह 27 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है। आज 25 दिसंबर है, 27 दिसंबर से प्रारंभ होगा। शुल्क भी इसी डेट से भरा जाएगा। और दूसरा जो इसमें ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो महत्वपूर्ण एक डेट है, अंतिम तिथि, यह 16 जनवरी 2024 है। और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में जो संशोधन, अगर मान लीजिए किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई है भरते समय, तो आपको यह मालूम चला कि कुछ त्रुटि है, तो उसमें संशोधन करने की जो अंतिम तिथि है यह आपका 18 जनवरी 2024 है। आवेदन का जो शुल्क है यह 400 रुपये है। और इसकी जो वेबसाइट है यह uppbpb.gov.in है। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रमोशन बोर्ड है इसका, रिक्रूटमेंट एंड बोर्ड। आइए हम लोग आगे चर्चा कर लेते हैं। यह सीधी भर्ती है और इसमें श्रेणी अनुसार पदों की संख्या क्या है। टोटल जो पद हैं यह 60,244 हैं, सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकली है। और अनारक्षित अनरिजर्व कोटा में जो है वह 24,102 पद हैं। और EWS की बात कर ली जाए, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, इनके लिए जो पदों की संख्या रखी गई है यह 6,024 रखी गई है। चूँकि 10% रिजर्वेशन का प्रावधान है तो उसी के अनुसार आप निकाल लेंगे तो 6,024 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC की बात कर लेते हैं तो इनके लिए 16,264 पद हैं। और अनुसूचित जाति की बात कर ले तो इनके लिए पदों की संख्या जो रिजर्व की गई है यह 12,650 की गई है। अनुसूचित जनजाति के बारे में बात कर लें 1,204 की गई है। टोटल जो पद हैं यह 60,244 पद हैं। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीयता की यदि बात की जाए, अर्हता की श्रेणी में राष्ट्रीयता की बात की जाए तो आवश्यक अभ्यर्थियों के लिए अर्हता जो है यह प्रथम सबसे पहले वह भारत के नागरिक हों या तिब्बती शरणार्थी जो भारत में अस्थायी निवास, इसका अभिप्राय है 1 जनवरी 1962 के पूर्व जो भारत में आए हैं वह भी यह फार्म भर सकते हैं। आप लोग जैसा जानते हैं 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध से पहले 1 जनवरी से पहले जो भारत में आ गए माइग्रेट करके लोग या धर्मशाला में रहते हैं मैक्सिमम लोग, तो ये भी भर सकते हैं। इनको भी अस्थाई निवासी के रूप में भारत में मान्यता दी गई है। भारतीय ओरिजिन उद्भव ऐसे व्यक्ति जो अस्थाई निवास करने का अभिप्राय यह है पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश, केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जिसे पूर्ववर्ती तंगानिका और जांजीबार के नाम से जाना जाता है, इसके भी प्रवचन जो किए हैं वह भी यह फार्म भरने के इच्छुक हैं। और मेनली अगर देखा जाए तो वह भारत के ही नागरिक मैक्सिमम इस फार्म को भरते हैं। और ख़ासकर जो हमारे हिंदी बेल्ट के हैं वही लोग अप्लाई करते हैं। और अर्हता की बात अगर कर ली जाए तो अर्हता इसमें जो है वह 10वीं मुख्यतः अगर देखा जाए तो 12वीं की परीक्षा जो उत्तीर्ण हो अथवा सरकार द्वारा
मान्यता प्राप्त इसके समकक्ष कोई भी योग्यता हो, जैसे कि पॉलिटेक्निक है, इसको भी इंटर के इक्विवेलेंट माना जाता है, तो वह भी आवेदन कर सकते हैं। और जो भी प्रमाण पत्र मांगा जाएगा वह प्रमाण पत्र के अनुसार ही, जो भारत में यथास्थिति नियम बनाया गया है उसी के अनुसार वे लोग अपनी यह फॉर्म को भर सकते हैं। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। और जो भी अभिलेख साक्ष्य आप प्रस्तुत कर रहे हैं, इसका सारा दायित्व जो होगा वह अभ्यर्थियों पर होगा कि वह शुल्क या यथार्थ जो शुद्धता है या समकक्षता का जो प्रमाण पत्र वह प्रस्तुत करेंगे। और इस पर जो निर्णय अंतिम होगा वह रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। और अन्य अधिमान जो प्रेफरेंशियल योग्यता की बात की गई जा रही है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। डोएक और नीलेट सोसाइटी द्वारा जो ओ लेवल किए हैं, ओ लेवल प्रमाण पत्र हैं, इनको भी इसमें वरीयता दी जाएगी, जिनके पास भी ओ लेवल है वह भी। और जो प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष अवधि तक सेवा किए हों ऐसे लोगों को भी अधिमान दिया जाएगा। या जो राष्ट्रीय कैडेट कोर या तो इसी को एनसीसी भी कहा जाता है, जिनके पास 20 सर्टिफिकेट है, 3 प्रकार के सर्टिफिकेट होते हैं, A, B, C, यही 2 महत्वपूर्ण होता है। तो जिनके पास 20 सर्टिफिकेट है उनको भी इसमें छूट दी जाएगी। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। आयु की बात की गई है, यह महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में जो 3 वर्ष की छूट की बात चल रही है, जो कि कोरोना काल में काफ़ी बच्चे उसके चलते ओवर एज हो गए हैं, तो उस पर जो हमारे उत्तर प्रदेश के निवासी हैं वह लोग अपने जो क्षेत्र के रिप्रेजेंटेटिव है यानी कि एमएलए जो हैं उनको लेटर लिख रहे हैं। और इसी संदर्भ में अभी बैठक भी चल रही है और ऐसा अनुमान है कि बच्चों के फेवर में जो निर्णय लिया जाएगा यूपी गवर्नमेंट द्वारा, और यह मामला अभी कोर्ट में भी पहुंच गया है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए देखा जाए तो 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, यानी उनका जो आयु है वह 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष पूरा कर लिए हों और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। इस अवस्था के अनुसार उनका जो आयु है वह 18 वर्ष से 22 वर्ष के बीच में हो। और आयु की गणना कब की जाएगी? 2 जुलाई 2001 से लेके और 1 जुलाई 2005 के मध्य होना चाहिए। और गणना आप इसके आधार पर कर सकते हैं कि आप इसके अंतर्गत एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। अब महिला अभ्यर्थियों की बात कर लें जो वुमेन है, और महिलाओं के लिए इसमें 20% रिजर्व सीट कर दिया गया है, यानी 60,000 का आप 20% निकालेंगे तो करीब 12,500-13,000 के करीब पहुंचेगा। इनकी भी आयु सीमा जो है वह निर्धारित करने का जो प्रक्रिया है वह आपका 1 जुलाई 2023 से है। इसमें 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष, यहाँ पर देखिए यहाँ 22 वर्ष पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए 3 वर्ष एक्स्ट्रा दिया गया है। और इनकी जन्म तिथि की जो ऊपर के अनुसार है आप देखेंगे इसमें, और आप घटा देंगे 3 वर्ष घटाएंगे तो यह 1998 आएगा। और जो लास्ट डेट है वह 1 जुलाई 2005 है। इसके बाद ना हो और इससे पहले ना हो। और इसमें जो अन्य जातियों को जो रिजर्व श्रेणी में आती हैं उनको उनके नियम के अनुसार छूट भी दिया गया है, जिस पर हम लोग आगे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षित एवं मुख्य आरक्षित सेवा नियमावली 2015 के अनुसार यह जो संशोधन किया गया है 2017 में, इसी के अनुसार आपके वेबसाइट जो यह दी गई है uppbpb.gov.in पर अवलोकन करके आप पूरी संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसी वेबसाइट के माध्यम से आप फॉर्म भी भरेंगे, चाहे आप साइबर कैफे से भरें या आपके पास अगर सिस्टम हो तो उसके द्वारा भी भर सकते हैं।
अब हम लोग बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की। लिखित परीक्षा, अगर आप हर मामले में फिट पाए जाते हैं तो आपका जो लिखित परीक्षा होगा, जो सम्मिलित किए जाएंगे, यह परीक्षा लिखित होगी और ये वस्तुनिष्ठ होगी। वस्तुनिष्ठ का तात्पर्य यहाँ पर है कि एक कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसमें 4 ठो A B C D 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। इसमें से जो ऑप्शन सही होगा वही उसी के आधार पर आपको अंक दिए जाएंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं। यह लिखित परीक्षा जो होगी यह 300 अंकों की होगी और इसमें समयावधि जो है यह 2 घंटे का है और इसमें 4 भागों में इसे डिवाइड किया गया है। 4 विषय होंगे। पहला जो होगा वह सामान्य ज्ञान जीके का होगा, दूसरा जो आपका होगा वह सामान्य हिंदी का होगा और तीसरा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता और चौथा जो पार्ट होगा आपका मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, जिसे हम लोग रीजनिंग भी कहते हैं, उसके आधार पर होगा। और लिखित परीक्षा जो होगी इसमें गलत उत्तर देने पर ऋणात्मक यानी निगेटिव मार्किंग है, या आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें निगेटिव है, प्रदान किए जाएंगे। लिखित परीक्षा कुल जो होंगे उसमें 150 क्वेश्चन होंगे और 150 क्वेश्चन होंगे और यह 4 भागों में डिवाइड होंगे और प्रत्येक जो सही उत्तर आप देंगे इस पर आपको 2 अंक मिलेंगे, जबकि यदि आप गलत उत्तर देते हैं तो इसमें 0.5 अंक काट लिए जाएंगे। मान लीजिए आप 2 क्वेश्चन किए, 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका सही हुआ और एक आपका गलत हो गया, तो आपको जो नंबर मिलेंगे यह 0.5 मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इस पर आपको 2 नंबर मिला और इस पर 0.5 कट गया, तो 0.5 ऋणात्मक जब कटेगा तो यह आपका जो होगा यह 1.5 अंक आपको मिलेंगे। आइए हम लोग आगे चलते हैं। और जो लिखित परीक्षा होगी यह OMR द्वारा होगी। OMR आप लोग जैसा जानते हैं कि आप जब पेपर देने जाते हैं कोई भी परीक्षा, वनडे एग्ज़ाम, तो उसमें एक OMR दिया जाता है। उसमें आपको रोल नंबर भरना पड़ता है, डेट भरना पड़ता है और सेंटर क्या है, यह सब चीज़ें भरनी पड़ती हैं और यह OMR आधारित प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। आप लोग यह ना समझिए कि यह CBT के माध्यम से होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो हो रहा है वर्तमान समय में, वैसे नहीं होगा। यह OMR ऑफलाइन मोड में लिखित परीक्षा कराई जाएगी और यह अभ्यर्थियों की जो संख्या है उसके अनुसार एक ही दिनांक में एकल पाली में कराई जा सकती है या अथवा एक से अधिक पाली में। पाली का मतलब होता है सेशन, जैसे सुबह के वक्त और दोपहर शाम के वक्त, ऐसे। या तो एक से अधिक दिनांकों में भी, अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है तो एक से अधिक दिनांकों में विभिन्न प्रश्न पत्रों, यानी कि आप देखते ही हैं अगर ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो 4-5 प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं और उसको दिनांक और उस जो सेशन के अनुसार होता है उसके अनुसार पालियों में, विभिन्न पालियों में कराई जाती हैं परीक्षा। और इसमें जो आपका होता है प्राप्तांक जो आपको मिलेगा वह आपका नॉर्मलाइजेशन के आधार पर होगा। जैसे मान लीजिए किसी पेपर में यहाँ पर लक की बात होती है, अगर सपोज दैट मान लीजिए कि कोई पेपर हार्ड आ गया, किसी दिन की कोई पेपर इजी आ गया, तो उसमें क्या होता है, इजी वाले में जो बच्चे होते हैं वह ज़्यादा मार्जिन, ज़्यादा अंक पा जाते हैं। अगर 10 क्वेश्चन का भी बढ़त ले लिए तो उनको यह लाभ मिलता है कि नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो एक जो हार्ड पेपर वाला है, अगर वह बच्चा अगर मान लीजिए सपोज दैट 8 ही, या सपोज दैट वह इससे मार्जिन में 10 क्वेश्चन कम किया है, तो जब भी नॉर्मलाइजेशन में क्वेश्चन बढ़ेगा तो 3 से 4 क्वेश्चन बढ़ता है, जबकि इस बच्चे को इस स्थिति में मैक्सिमम देखा जाता है कि ज़्यादा फायदा होता है। आइए हम लोग आगे जिक्र कर लेते हैं। जो लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा के उपरांत बाद में
जो बोर्ड है आपका पुलिस प्रोन्नत बोर्ड, इसके द्वारा उत्तर कुंजी प्रकाशित किया जाएगा और उत्तर कुंजी में विकल्पों के बारे में अभ्यर्थियों से जो भी आपत्ति होगी, मान लीजिए आप क्वेश्चन कोई और आंसर किए हैं तो अगर उस पर आपके पास प्रूफ है, ऑथेंटिक प्रूफ है, ऑथेंटिक प्रूफ का मतलब जो बोर्ड द्वारा माना जाता है, उस प्रूफ को आप जब पेश करेंगे सामने तो उस पर ऑनलाइन प्रस्तुति आपको करनी पड़ेगी, अपना वह कॉपी उसको संलग्न करना पड़ेगा। तो करने के बाद वहाँ पर आप जाकर अपना कंप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद आपका जो त्रुटिपूर्ण पाया जाएगा उन प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि हटा दिया जाएगा। और उसके बाद आपका आएगा, इसके संदर्भ में देखिए विवरण जो दिया गया है, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद रिट याचिका 2669 MB/2009 पवन कुमार अग्रहरी बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग स्थापित व्यवस्था के अनुसार निम्न सूत्र के अनुरूप किया जाएगा। यानी जो उस समय का आर्डर दिया गया है उसी के आर्डर के अनुरूप जो भी संशोधन या जो चीज़ करनी होगी वहीं किया जाएगा। अब हम लोग आगे जिक्र कर लेते हैं, जैसा कि मैं पहले ही बतला चुका हूं कि सही उत्तर पर निर्धारित अंक जो होंगे या आपके यही सब है जो मैं पहले बतला दिया हूँ, उसी के आधार पर आपका होगा। लिखित परीक्षा होगा, अभिलेखों की संविदा एवं शारीरिक मानक परीक्षण तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रवेश पत्र यथा समय बोर्ड की वेबसाइट इस पर आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी और यहाँ से आप उसे स्वयं डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, निकलवा लीजिएगा। अभी तो मान लीजिए फार्म भरा जाएगा, उसके बाद क्रमशः प्रक्रियाएं चलेंगी। आइए हम लोग आगे जिक्र कर लेते हैं। अब महत्वपूर्ण हम लोग देखते हैं शारीरिक मानक परीक्षण। जो हम लोगों का फिजिकल टेस्ट होगा, जो बच्चे इसमें फार्म अप्लाई करेंगे उनका जो फिजिकल टेस्ट होगा उसमें शारीरिक मानक सबसे पहले जो रखा गया है यह सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, और यह ध्यान दीजिएगा यह पुरुष वर्ग के लिए है। अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो उनकी हाइट होनी चाहिए वह 1.68 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए जो है उनकी न्यूनतम जो हाइट होनी चाहिए वह 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और चेस्ट की बात कर लें, सीना की, तो सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम जो माप होनी चाहिए सीने की यह 79 यानी कि 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और यह बिना फुलाए होनी चाहिए, बिना फुलाए, और कम से कम 84 सेंटीमीटर। यदि इस दोनों के बीच में 79 और 84 देखेंगे तो यह 5 सेंटीमीटर का अंतर आता है, यानी आपका चेस्ट जो है वह 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 77 है, यानी 77 है सेंटीमीटर फुलाने और कम बिना फुलाए, और कम से कम 82 सेंटीमीटर, यानी कि 77, 82 इनको भी 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य होगा। देखिए वही चीज़ दिया है टिप्पणी, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर चेस्ट जो है वह फूलना आवश्यक है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। यदि महिला अभ्यर्थियों की बात की जाए तो महिला अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए जो है उनकी हाइट जो बतलाई गई है वह मानक जो रखा गया है 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं अनुसूचित जनजाति के महिलाओं के लिए न्यूनतम जो हाइट होनी चाहिए वह 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अभी तक मैं जितना बतलाया हूँ यह न्यूनतम मानक है। और महिलाओं के लिए वजन की जो बात की गई है वह महिला अभ्यर्थियों की जो न्यूनतम वेट है वह 40 किलोग्राम होनी चाहिए। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। शारीरिक दक्षता में अन्य चीज़ें देखें। अभिलेखों की संवीक्षा
शारीरिक मानक परीक्षण में जो सफल पाए जाएंगे अभ्यर्थी, उनको शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाती है। और इनकी जो दक्षता परीक्षण है, इसमें अर्ह होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किमी की दौड़ 25 मिनट में इनको पूरी करनी है। यानी कि 4.8 किलोमीटर दौड़ जो है यह 25 मिनट में पुरुष वर्ग को पूरा करना है। और महिला अभ्यर्थियों की यदि बात की जाए तो 2.4 किमी, इसी का आधा करेंगे तो 2.4 किमी महिलाओं के लिए रखा गया है। और इनको जो दौड़ पूरी करनी है यह आपका 14 मिनट में पूरा करना है। मिनट में पूरा करना है। यह चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, जो लोग दौड़ में जाएंगे उनके लिए यह है। और आप सभी लोग इसकी तैयारी कीजिए और मैक्सिमम लोग दौड़ और फाइनल सिलेक्शन लीजिए। हमारे तरफ से यही शुभकामनाएं हैं। और हम लोग बात कर लेते हैं चयन और अंतिम योग्यता की बात। तो शारीरिक दक्षता परीक्षण में जो सफल अभ्यर्थी पाए जाएंगे उनकी बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा होगी और परीक्षा में जो प्राप्त अंक हैं उसके अनुसार श्रेणी अनुसार उनको एक चयन की सूची आरक्षण नीति के दृष्टिकोण रखते हुए इनकी बोर्ड द्वारा वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित की जाएगी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें वेटिंग लिस्ट यानी कि प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी। अगर जो लोग मान लीजिए थोड़ा कम नंबर पाए तो वह सोचें कि कुछ लोग ज्वाइन नहीं करेंगे तो उनके जगह मेरी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। वह वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। और इसमें कुछ चीज़ें हैं, देख लेते हैं हम लोग। जैसे 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी जिनके अंक समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की जाएगी। जो अधिमानी अर्हता अभी हम जस्ट पीछे बात किए हैं, नीलेट और डोएक द्वारा जिनके पास ओ लेवल होगा या प्रादेशिक सेवा में या तो एनसीसी बी सर्टिफिकेट होगा, उनको अधिमानी अर्हता के अंतर्गत रखा जाएगा। ऐसे लोगों को वरीयता दी जाएगी। और 1 से अधिक अधिमानी योग्यता, मान लीजिए इसके बाद भी ऐसा होता है कि 2 लोग ऐसे आ गए जो अधिमानी योग्यता भी सेम रखते हो, तो उस स्थिति में केवल एक ही अधिमानी योग्यता वाले व्यक्ति को लाभ प्राप्त होगा। इसमें कुछ स्थिति में एज भी देखा जाता है। इसके बाद यदि 2 से अधिक समान अंक होता है तो अधिक आयु वाले, जैसा मैं अभी बतलाया हूँ आप लोगों को, जो अधिक आयु वाले जिनका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगा उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। मान लीजिए सुपर दैट एक लोगों का अवस्था जो है 19 साल है और एक लोगों का जो अवस्था है वह आपका 20 साल है। तो अगर दोनों लोग सेम एज होता है तो जो 20 साल के होंगे, 20 ईयर के होंगे, इनको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। और यह उसी स्थिति में होगा जबकि दोनों लोग समान अंक पाएंगे तब। आइए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, लंबवत और क्षैतिज आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह जो रिजर्वेशन की बात की गई है यह वही लोग लाभ इसका प्राप्त कर सकते हैं जो उत्तर प्रदेश का जिनके पास निवास प्रमाण पत्र हो। और यह महिलाओं के लिए आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 2 के शासनादेश, इस सबको आप लोग पढ़ लीजिएगा। यह आप लोगों को जानना ज़रूरी है। आप लोग इसको क्रमशः डाउनलोड करके आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पर हम लोग देख लेते हैं, जो आरक्षण लंबवत आरक्षण। लंबवत आरक्षण का तात्पर्य क्या होता है? लंबवत वह आरक्षण होता है, जैसे मान लीजिए ओबीसी है, ओबीसी
EWS, OBC, SC, ST, यह जो हो गया यह लंबवत आरक्षण हो गया। यदि OBC में ही कैटेगराइज किया जाए जो विभिन्न माध्यमों से जिसे महिला हैं, तो वह जो होता है वह आपका हॉरिजेंटल में आता है। आइए हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं कि इनको कितना आरक्षण दिया गया है। अनुसूचित जाति के जो महिलाएं हैं इनको एक अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनको 21% का आरक्षण दिया गया है और उनके आयु सीमा में जो छूट है यह 5 वर्ष की है। और आप लोग जब इसमें इसका वह डाउनलोड करेंगे विज्ञप्ति, तो इस विज्ञप्ति में जो प्रारूप 1 का विज्ञप्ति वह होगा, प्रमाण पत्र जाति बनाया गया होगा, उसी मॉडल के अनुसार आप लोगों को वह बनाना पड़ेगा। और इसको जो हस्ताक्षर अधिकारी होंगे, यह जिला अधिकारी या अतिरिक्त जिला अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट या SDM तहसीलदार या जिला समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा यह निर्गत किया जाता है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। अनुसूचित जनजाति, इनको 2% दिया गया है आरक्षण और यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इनके जो आयु सीमा है इसमें 5 वर्ष की छूट दी गई है। इनको भी प्रमाण पत्र प्रारूप 1 के अनुसार और इनको भी यहीं जो अधिकारी हैं जो ऊपर मैं बतलाया हूँ वहीं निर्गत करेंगे, उनके ही सिग्नेचर होता है। अगर अन्य पिछड़ा वर्ग की बात की जाए तो इनको आरक्षण की जो बात की गई है यह 27% है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और इनको भी 5 वर्ष की छूट दी गई है। और इनका जाति प्रमाण पत्र है वह प्रारूप 2 के अनुसार होगा। आप लोग देखेंगे उसमें एक जगह प्रारूप दिया रहेगा उसी के अनुसार। और जो EWS हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं, इनको 10% आरक्षण की बात इसमें कही गई है। और इनके लिए जो आयु सीमा है यह आयु सीमा का इसमें जिक्र छूट नहीं दिया गया है। और इनको EWS का प्रारूप जो है यह 4 के अनुसार इनको दिया जाएगा। और इसमें जो है आप देखेंगे जहाँ यहाँ समाज कल्याण अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं, आप यह देखेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, इनके लिए तहसीलदार तक ही है और इनको भी तहसीलदार तक ही है, जिला समाज कल्याण अधिकारी इसमें नहीं सिग्नेचर करेंगे, यह ध्यान दीजिएगा आप लोग। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। क्षैतिज आरक्षण की बात कर लेते हैं। क्षैतिज आरक्षण मतलब कि आरक्षण के भीतर आरक्षण, जैसे वो OBC हैं तो OBC के भीतर अगर मान लीजिए वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं तो उनको 2%, उसमें जो 27% मिला है उसी के अंतर्गत मिलेगा। यह उत्तर प्रदेश। और ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह जो रिजर्वेशन का छूट है यह उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए ही है और यह अधिकतम सीमा छूट है, इनके लिए कोई नहीं है। जो OBC पर अप्लाई होगा वहीं इनको मिलेगा। और इनका जो है फ्रीडम फाइटर वाला जो प्रमाण पत्र बनता है वही प्रमाण पत्र प्रारूप 3 के अनुसार आप लोग देख लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग बनेगा और यह जिला अधिकारी के द्वारा निर्गत किया जाएगा। आइए हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा, भूतपूर्व सैनिकों को। इनके लिए 5% का रिजर्वेशन दिया गया है और यह उत्तर प्रदेश के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं और जो दिव्यांग तथा भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण नियमावली 1993 है, यह इनको 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा। और इनके पास जो प्रारूप प्रमाण पत्र होगा यह यूनिट डिस्चार्ज, जब वहाँ से वह सेवा से छोड़ते हैं तब उन्हें दिया जाता है और जो सक्षम सैन्य अधिकारी या यूनिट प्रभारी होते हैं वही इसको जारी करते हैं। आइए होमगार्ड के बारे में देख लें। यह केवल पुरुषों के लिए है, इनके लिए 5% का आरक्षण की बात की गई है और इनको आयु सीमा में कोई छूट नहीं है। अगर होमगार्ड के प्रारूप जो 3 वर्ष या अधिक वर्ष की निरंतर कंटिन्यू जिनकी सेवा है उन्हीं को यह दिया जाएगा और यह जो प्रमाण पत्र जारी करेंगे यह जिला कमांडेंट होमगार्ड अधिकारी जो होते हैं वह जारी करेंगे। और चौथा, महिलाओं के संदर्भ में देख लिया जाए तो महिलाओं के लिए कुल सीटों का 20% रिजर्व किया गया है और यह आप देख लीजिए जो आरक्षण जिस श्रेणी में महिलाएं हैं उनको उसी के अनुसार छूट मिलेगा। आइए हम लोग आगे जिक्र कर लेते हैं।
ऑनलाइन प्रक्रिया, आप फॉर्म कैसे भरेंगे इसके बारे में आइए हम लोग संपूर्ण जानकारी देते हैं। जो अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट जो यह है, इस पर जाकर आप ऑल नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट मैक्सिमम मैं बतला दिया हूं। अगर कुछ एक्स्ट्रा आप लोग जानना चाहते हैं तो आप लोग एक बार पूरा डाउनलोड करके उसको देख लीजिए। क्लिक करने के पश्चात आप लोग यहां से पूरा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आगे प्रक्रिया पूर्ण करना होगा। पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद सभी अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्रारूप भरे जाने के निर्देश को भली भांति समझ लें। जो भी इसमें निर्देश दिया गया है उसको अच्छी तरह से आप लोग पढ़ें, उसके तदनुसार आप लोग आवेदन करें। इसके बाद अभ्यर्थी आवेदन शुल्क भुगतान जो होगा वह डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से होगा। यूपीआई मतलब जो ऑनलाइन पेमेंट इस समय चल रहा है उसके माध्यम से, या एटीएम कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप अपना पेमेंट जो 400 रुपया निर्धारित किया गया है उसको आप जमा करके आगे बढ़ सकते हैं। आइए हम लोग आगे जिक्र करते हैं। जो ऑनलाइन शुल्क भुगतान है इसका कैसे करना है इसी के बारे में हम लोग अभी जस्ट बात किए हैं। जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के बारे में है, इसी के बारे में यहाँ बतलाया गया है। ऑनलाइन शुल्क के सफलतापूर्वक जमा होने के बाद अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्रिंट करते ही समय सबमिट हो जाएगा। यह जो अगर आप ऑनलाइन पेमेंट फाइनल हो गया है तो आपका वह जमा हो जाएगा। और यदि अभ्यर्थी अंतिम रूप से सबमिट नहीं करता है तो अंतिम तिथि को आवेदन पत्र स्वतः सबमिट हो जाएगा। यदि मान लीजिए आपका किसी कारणवश यह नहीं जमा हो पाता है तो जो लास्ट डेट है, अगर आप पूरी चीज़ें कर दिए हैं और फाइनल नहीं हो पाया है तो अंतिम टाइम में यह स्वतः अपने आप जमा हो जाएगा। आइए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। डिजी लॉकर वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा चर्चा में है। अगर आप लोग डिजी लॉकर पर एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करिए। इसको करने के लिए तो हमारे एक्सपर्ट ग्रुप अलग से इस पर वीडियो बनाएंगे कि आप लोग कैसे अपने हाथ से ही इसको अपने मोबाइल के थ्रू आप डिजी लॉकर बना सकते हैं और अपलोड करना है इसी के द्वारा आप लोगों को। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले शैक्षिक आरक्षण संबंधित आयु संबंधित छूट जानते ही हैं आप। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो उसमें भी दिया रहता है और हाई स्कूल का जो अंक पत्र होता है उसमें भी दिया रहता है, तो उसी का यह जिक्र कर रहा है। अन्य सभी प्रमाण पत्र जो भी आवश्यक नेसेसरी हैं उसको भी आप डिजी लॉकर पर उपलब्ध हो, उसको डिजी लॉकर बना के आप वहाँ से इसके माध्यम से अपलोड कर सकते हैं। पहले डिजी लॉकर आपको बनाना पड़ेगा, फिर उसके माध्यम से प्रमाण पत्र डिजी लॉकर पर उपलब्ध न हो उसकी प्रति स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आपका डिजी लॉकर नहीं है तो उस प्रति को जो ऊपर बतलाए हैं इस प्रति को आप स्कैन करके उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। हम लोग फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर के बारे में बात कर लें तो जो फोटोग्राफ है और हस्ताक्षर है यह अलग अलग अपलोड होगा, मतलब दो तरफ बना रहेगा, एक तरफ फोटोग्राफ और एक तरफ वह हस्ताक्षर, उसको आप लोग करेंगे। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। अभ्यर्थियों को अपनी रंगीन फोटोग्राफ में उल्लिखित निर्धारित आकार न्यूनतम जो है वह 20 KB, जो आपका फोटो का आकार है यह 20 KB मिनिमम है, यह ध्यान दीजिएगा, और मैक्सिमम जो है यह 50 KB है। जब लोग अपने से फॉर्म भरने लगते हैं तो सबसे पहले यह देखते हैं कि यह आपका मिनिमम है और यह मैक्सिमम है।
तो यह देखते हैं कि मेरा फ़ोटो इससे ज़्यादा तो नहीं हुआ। और हस्ताक्षर जो है वह 5 KB, हस्ताक्षर जो होगा वह आपका 5 KB का होगा मिनिमम, और अधिकतम जो है यह 20 KB का होगा। यह आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। KB के स्कैन हो, यह भी ध्यान रखें कि रंगीन फ़ोटो नवीनतम हो, लेटेस्ट आपका होना चाहिए। नवीन अभी आप लोग जाकर अपना फ़ोटो वोटो खिंचवा लीजिए, और फ़ोटो का आकार जो होना चाहिए 35 mm होना चाहिए, यानी 1.4 इंच का वो 1.4 का यहाँ होना चाहिए, और 1.75 इंच यह होना चाहिए। इस माध्यम से यह बतला रहा है। और गुणे 4.5 मिमी यानी कि 1.75 इंच का होना चाहिए। और फोटो लगभग 70% भाग चेहरे से आच्छादित होना चाहिए, यानी जो इसका 70% भाग है इसमें चेहरा फेस होना चाहिए। सेवारत अभ्यर्थी फोटो में कोई वर्दी धारित नहीं होना चाहिए, यानी कि आप अगर मान लीजिए कहीं जॉब वॉब कर रहे हैं, कोई कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपको वर्दी मिला है तो उस वर्दी वाला फ़ोटो नहीं होना चाहिए। और अभ्यर्थियों का जो फोटोग्राफ हो वह मानक होना चाहिए। मानक में क्या रखा गया है? चेहरे की छवि स्पष्ट दिखाई दे और चेहरा अत्यधिक चमक या छाया वाला ना हो, यानी चेहरे पर ज़्यादा लाइट न पड़े और उस पर छाया भी ना आए। दोनों ही स्थिति में चेहरा स्पष्ट दिखाई न देता है, जिसके चलते जब जहाँ परीक्षा होती है वहाँ दिक्कतें आती हैं। नामांकन के लिए फ़ोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो। अगर आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो 6 महीने अंदर का ही आप फ़ोटो लीजिएगा भरने वाले डेट से। सफ़ेद हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि हो, यानी जो बैक होता है जब फ़ोटो लिया जाता है तो उसके जो बैक हो यह हल्के ग्रे सफ़ेद रंग का हो, जैसा यह वाइट है यह हो, या तो हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि हो और ठुड्डी शिखर तक साफ दिखाई देता हो। तटस्थ अभिव्यक्ति, मुंह बंद आंखें खुली हों, ऐसा फोटो होना चाहिए जिसमें मुंह बंद होनी चाहिए और आंखें खुली होनी चाहिए। कैमरे पर सीधी नज़र हो, आपके जो नज़र हो कैमरे पर हो, आपके दोनों कान दिखाई स्पष्ट दिखाई दें फोटो में। और चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखाई देनी चाहिए। मान लीजिए कोई है चश्मा लगाया है तो उसको उसकी आंखें स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। ग्लास रंगीन ना हो, चश्मा जो हो वह पारदर्शी हो। फोटो में टोपी मफलर धारण नहीं हो करना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं ठंडी बढ़ गई है तो आप लोग कहीं स्वेटर वेटर और मफलर या टोपी मत लगा के जाइएगा, या जाइएगा भी तो वहाँ निकाल के फ़ोटो खिंचाइएगा जिससे स्पष्ट आए। और यह जो फोटो का मानक जो हस्ताक्षर हो यह काली स्याही एक कागज़ के टुकड़े पर हो, यह काली स्याही काली पेन जो ब्लैक पेन होती है इसी से पूर्ण हस्ताक्षरित JPEG अथवा JPG या JPE के प्रारूप में स्कैन करके लगाया गया हो। यह आकार जैसे मैं पहले ही बतला दिया हूँ, हस्ताक्षर का आपका आकार हो वह 5 KB मिनिमम और 20 KB अधिकतम, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर फ़ोटो की बात की जाए तो फ़ोटो जो हो वह 20 और मिनिमम और 50 KB मैक्सिमम हो। आइए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। आवेदन की जो प्रक्रिया है या ऑनलाइन माध्यम से पंजीकृत कराएंगे, जैसा कि मैं पहले ही बतला चुका हूँ। इन सबको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में मैं बतला दिया हूँ। अब आप लोगों को अगर फार्म भरने में कोई भी असुविधा आ रही है तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड जो है वह आप लोगों को एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। यह 044 और 4777 044
4774910 पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। और आवेदन करने का जो अंतिम तिथि है यह 18/1/2024, इसी डेट तक यह एक्टिव रहेगा। मतलब अगर आप या आरक्षित कांस्टेबल के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो कोई दिक्कत आ रहा है तो इस हेल्पलाइन नंबर पर आप 18 जनवरी 2024 तक ही यह सेवा में रहेगा। साथियों, यदि आपको फॉर्म भरने में कोई असुविधा हो रही है तो हमारे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफार्म हैं उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम लोग उसके निदान करने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे। और यदि आप लोग चाहते हैं कि एक सेपरेट वीडियो बने फॉर्म भरने की प्रक्रिया पर, तो 2 दिन के अंदर में हम लोग वीडियो लाएंगे। यदि आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर 1000 या 500 लोग यह करते हैं कि आप इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाइए फॉर्म भरने की प्रक्रिया पर, तो हम लोग इस पर एक सेपरेट यूपी पुलिस कांस्टेबल पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको A to Z जानकारी दी जाएगी कि फॉर्म कैसे भरना है, उसमें कैसे फीस शुल्क जमा करना है, डिजी लॉकर क्या होता है और उसमें कैसे करें, या अगर डिजी लॉकर के माध्यम से आप नहीं भरना चाह रहे हैं तो किस माध्यम से, तो उसके स्कैन करने के माध्यम से सारी चीज़ें A to Z हमारी टेक्निकल टीम के द्वारा इस पर वीडियो बनाया जाएगा। धन्यवाद, फिर हम मिलेंगे। नमस्कार।